नमस्ते, हेलो एवरीवन। मैं हूँ सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच, काडर त्रिपुरा, और मेरा फ़िलहाल करंट पोस्टिंग एज रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा भवन, गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एट न्यू दिल्ली है। ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी पे मेरा ये पहला इंटरेक्शन है एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। और आप सबके साथ मैं अपनी जर्नी, कैसे मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, कैसे तैयारी करी, और आज जो मैं यहाँ लगभग 14 साल का मेरा कार्यकाल हुआ है एज सिविल सर्वेंट, उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मैं नेटिव प्लेस हमारा हरियाणा है, पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और मेरे फादर चार्टेड अकाउंटेंट हैं। प्राइमरीली एक बिज़नेस क्लास बेस्ड फैमिली है, और मेरे फादर ने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया और उन्होंने सोचा कि एजुकेशन को अर्जित करके उन्होंने अपना लाइफ में उन्होंने आगे ना सिर्फ अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे अपना इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस सेटअप किया एज अ चार्टेड अकाउंटेंट इन दिल्ली, और उसके साथ साथ अपने फैमिली, अपने बच्चों को और एक्सटेंडेड फैमिली को भी सपोर्ट किया है हमेशा। तो हमारा नेटिव प्लेस पानीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा, लेकिन मेरा बर्थ है दिल्ली में हुआ, और मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सारी ही मेरी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं दिल्ली में रह के ही मैंने उसको प्राप्त किया है। अगर मैं बात करूं अपने स्कूल डेज़ की, तो क्लास 5th तक रविंद्रा पब्लिक स्कूल पीतमपुरा में वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई। और फ्रैंकली मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस चाइल्ड नहीं थी उस टाइम तक। हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट के रूप में कह सकते हैं कि जो खेल में भी थी आगे और पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, एंड एज एन एवरेज स्टूडेंट आई वॉज एबल टू बैलेंस आउट द थिंग्स। हमारा स्कूल फिर, क्योंकि हमारा घर शिफ्ट हुआ और हमने अपना रेजिडेंस चेंज किया, तो उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ डीएवी पब्लिक स्कूल पुष्पांजलि एन्क्लेव पीतमपुरा। 6th क्लास में क्योंकि एक नया एनवायरनमेंट रहा स्कूल में, वहाँ के टीचर्स का पढ़ाने का तरीका, और वहाँ एक थोड़ा टाइम मुझे लगा एडजस्ट होने के लिए। लेकिन हुआ ये कि ये जो क्लास 6 में मेरा जो स्कोर आया वो थोड़ा लोअर लेवल पे आया है, और लोअर लेवल पे आया, और ऐसा भी हुआ कि 2 सब्जेक्ट में आई जस्ट गॉट पासिंग मार्क्स, कि मतलब मेरे जो है कि आई जस्ट क्वालिफाइड टू क्लियर द एग्जामिनेशन सो दैट आई कुड बी एडमिटेड इन क्लास 7। तो ये एक तरीके का मेरे लिए एक खुद के लिए एक शॉकर था, क्योंकि मैं इवन तो एवरेज स्टूडेंट थी, बट कभी ऐसा नहीं हुआ कि ग्रेस मार्क्स पे ही मैं पास हो रही हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैंने अंदर से मुझे बहुत बुरा भी लगा, और मैंने फिर मुझे ये भी एक एहसास उस टाइम पे था कि किस तरीके से पेरेंट्स, मेरे माता पिता, माय फादर एंड माय मदर, किस तरीके से अपनी सिचुएशन से लड़ते हुए वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक एल्डर सिस्टर है और मेरा एक छोटा भाई, यंगर ब्रदर है। तो उस टाइम में मुझे लगा कि जब पापा मम्मी इतना हमारे लिए कर रहे हैं, सब अपने इंडिपेंडेंटली वो प्रैक्टिस ऑफिस सेटअप करने के बाद हमको तीनों बच्चों को पढ़ाना लिखाना इतना इजी नहीं होता, और कभी उन्होंने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया। वी वर ऑल 3 सिबलिंग्स, वी वर गोइंग इन द सेम स्कूल। तो मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट करी कि मेरी तरफ से कभी भी मेरे पेरेंट्स को पढ़ाई को लेके कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, इन द सेंस कि उनको ये वरी नहीं रहनी चाहिए कि ये बच्ची आगे लाइफ में क्या करेगी, अगर ये नहीं पढ़ेगी तो ये अच्छी सेटल नहीं हो पाएगी। तो क्लास 7 से फ्रेंड्स मैंने अपना पढ़ने का थोड़ा तरीका बदला, और स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि मेरी टीचर्स, जो स्कूल में जो टीचर्स थे डीएवी पब्लिक स्कूल में, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। वन ऑफ द टीचर्स, शी हेल्प मी इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैम ने मुझे एक बार बोला कि बेटा आप जो लिख रहे हो वो हम पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि आप हमारे साथ में हम आपको रोज़ देखते हैं, और रोज़ आपके होमवर्क जो है हम चेक कर रहे हैं, क्लास वर्क जो हो रहा है वो चेक कर रहे हैं। लेकिन डीएवी में क्लास 8th में भी बोर्ड होता है,
तो दयानंद एंग्लो वैदिक का उनका डीएवी का अपना एक बोर्ड होता है क्लास 8 में। तो उन्होंने बोला कि जब आप क्लास 8 में जाओगे तब जो टीचर्स होंगे वो आपको नहीं पहचानते होंगे, तो ऐसा ना हो कि आपकी हैंडराइटिंग क्लियर नहीं है, इस वजह से आपकी जो है ना मार्क्स आपने अच्छा लिखा हो लेकिन वो समझ में ना आए प्रॉपरली और आपके मार्क्स कम रह जाएं। तो मुझे भी ये बात बहुत जेन्युइन लगी कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे 2 महीने, हमारा जो समर ब्रेक होता है उसमें शी सजेस्टेड कि आप प्रैक्टिस करो, कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करो और उसको जो है फिर स्पीड में लिखना शुरू करो, बिकॉज एग्जामिनेशन में तो आपको 3 घंटे का पेपर जो होता है या 1 घंटे का पेपर होता है उसमें आपको स्पीड में लिखना होता है, जो साफ लिखना है। तो मैंने 7th में अपनी कोशिश अपने एफर्ट से अपनी हैंडराइटिंग एक्चुअली में थोड़ा मैं इम्प्रूव कर पाई और मुझे खुद ये डिफरेंस फील हुआ कि इम्प्रोवाइजेशन है। साथ ही साथ में मैंने अपना पढ़ने का, जैसे मैंने बताया कि तरीका मैंने बदला। तो क्लास 7 से लेकर 12th तक मैं जनरली अपने स्कूल में टॉपर रहती थी या टॉप 3 में मैं रहती थी। तो 10th में भी मेरे मार्क्स अच्छे आए। उसके बाद 11th में फिर मैंने पहले साइंस ऑप्ट किया फ्रैंकली, मुझे क्योंकि मेरी बड़ी सिस्टर शी वॉज इन कॉमर्स और पापा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मुझे लगा कि कुछ अलग मैं करके देखती हूँ। बट मैंने साइंस में एडमिशन लिया फॉर बायोलॉजी, दो पीसीबी जो बोलते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, फॉर बिकमिंग अ डॉक्टर। लेकिन हुआ यूँ कि जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी तो लगभग 15 से 20 दिनों में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आया। मतलब आई वॉज रीडिंग, इवन दो उसमें भी मेरे नंबर अच्छे आ रहे थे, जितने क्लास टेस्ट वगैरह हुए इनिशियल डेज़ में मार्क्स मेरे उसमें भी अच्छे आए, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरा एरिया नहीं है, मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत इजी नहीं था चेंज करना। हमने स्कूल में बात करी, मेरे पेरेंट्स ने बात करी और फिर मैंने अपना स्ट्रीम चेंज किया टू कॉमर्स विद मैथ्स। उसके अंदर मैं आई और मुझे 11th में फिर मैंने उस पर अच्छी ग्रिप मेरी हो गई। 11th-12th में आई वॉज अगेन द टॉपर इन द स्कूल in class 12 and I thankfully got the marks which were required to qualify for good colleges in Delhi University। तो उसमें हुआ ये कि मेरा जो मार्क्स आए उससे आई कुड क्वालिफाई फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो है वो बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक ऑनर्स दोनों ही कोर्सेज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। एशिया में टॉप 10 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उसकी रैंकिंग रहती है। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट बनी अपने स्कूल से तब तक के लिए। सो आई एम टॉकिंग वे बैक फॉर 2000 में जो मेरा 12th का रिज़ल्ट आया सन 2000 में, उसमें मैंने SRCC में एडमिशन लिया एंड आई बिकेम द फर्स्ट स्टूडेंट टू गेट एडमिशन इनटू श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये भी मेरे लिए एक बहुत गर्व की बात थी कि मैं ये कर पाई। मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, उन सब का सपोर्ट रहा। और उसके बाद फिर मैंने साथ में CS जो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स है उसकी एनरोलमेंट कराई और उसकी पढ़ाई शुरू करी। उस टाइम में CS करना ग्रेजुएशन के साथ अलाउड था। तो मेरे को इंक्लिनेशन था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी, तो आई ऑप्टेड फॉर CS। तो CS की पढ़ाई और बीकॉम ऑनर्स की पढ़ाई साथ साथ मेरी चलती रही। तो मैंने 2 स्टेजेस जो हैं कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स की, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो मेरी जो इंटरमीडिएट स्टेज थी वो हो गई थी और मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी ग्रेजुएशन में। 2003 की बात है जब मैंने ये सिविल सर्विसेज के बारे में कहीं किसी मैगजीन में पढ़ा। तो फ्रेंड्स फ्रैंकली तब तक मेरे माइंड में बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई आज तक किसी ने सोचा नहीं था, कोई उसमें अटेम्प्ट ही नहीं किया था जाना। तो मैंने पढ़ा, फिर मुझे उतना एक्सपोजर नहीं था क्योंकि मैं जैसे दिल्ली में और हमारे दिल्ली हरियाणा NCR में हमारी पूरी फैमिली बेस रहा है। तो हाँ, हमारी बिज़नेस क्लास फैमिली है, तो उतना ज़्यादा जो है इंटरेक्शन ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं था किसी का भी। फ्रैंकली अगर होगा भी तो वो बड़े लोगों का होगा। हमने अपनी डेली लाइफ में कभी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या रहता है सिविल सर्वेंट का, वो उसके बारे में मुझे उतना ओरिएंटेशन नहीं था। बट फिर मैंने अपनी एक कज़न से बात करी, 1-2-3 फ्रेंड्स को भी हमने आपस में डिस्कस किया। तो मुझे ये लगा कि मुझे इसको अटेम्प्ट करना है।
एंड आई एक्चुअली फेल्ट कि दिस विल गिव मी अ प्लेटफॉर्म फॉर डूइंग समथिंग गुड फॉर द नेशन एंड सोसाइटी। मुझे ऐसे लगा कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई एक लड़की जो कि अपने देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहती है, वो सिविल सर्विसेज में आके बहुत यंग एज में कर सकती है। क्योंकि अगर हम बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी, ऑफ कोर्स आई कैन कंट्रीब्यूट टू नेशंस डेवलपमेंट, बट उसमें जो आपका मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो आपका कंपनी जहाँ पे आप एम्प्लॉयड होंगे उनके प्रति आपका लॉयल्टी ज़्यादा रहेगा, और वो उन पे डिपेंड करता है कि वो अपनी CSR फंडिंग में कितना सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप सपोज़ खुद का भी प्रैक्टिस अगर शुरू करते हैं तो भी एक इनिशियल कुछ साल लग जाएंगे प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने में, और फिर अगर आप कोई NGO अपना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हो, वो भी करना मुझे लगा उस वक्त इतना आसान नहीं था। तो ये सब सोचते हुए मैंने एक्चुअली, मेरे मन में आया कि मुझे ये देना है। बट जब मैंने ये बात अपने घर पे डिस्कस करी तो फ्रेंड्स फ्रैंकली उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था। इनफैक्ट देयर वर लॉट ऑफ एप्रीहेंशंस एंड ऑपोजिशंस, और मेरे फादर को माइंड में वो सारे ख्याल आए जो कि बहुत जेन्युइनली वैलिड पॉइंट्स थे। कि सबसे पहली बात कि लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अपेयर करते हैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स में होता है, और इवन सिलेक्शन के बाद आपको कौन सी सर्विस मिलेगी और कौन सी सर्विस के बाद आपका काडर क्या होगा। अगर कोई दूर का या ऐसे काडर आया जिसमें आपका बिल्कुल ओरिएंटेशन नहीं है तो आप कैसे काम करोगे, और साथ ही साथ में फिर आपकी मैरिज लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ, बच्चे कैसे सेटल होंगे, ये सारी एप्रीहेंशंस मेरे पेरेंट्स के माइंड में आई, और विशेष रूप से मेरे फादर के। बट एंड देन दे इनिशियली डिड नॉट अलाउ, बट देन आई हैड अ कॉन्टिन्यूस डायलॉग, और एक पॉइंट तो ऐसे भी आया था कि बातचीत ही बहुत कम हो गई थी, वो गुस्सा थे मेरे से। बट फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करी, तो लगभग 5 से 6 महीने लगे मुझे इस बात को उनको कन्विंस करने के लिए कि पापा मम्मी मुझे एक बार देना है। तो व्हेन देयर वाज दिस कॉन्टिन्यूस डायलॉग, फिर मेरे फादर ने बोला अच्छा ठीक है, अगर आपको देना है तो आपका लाइफ में एक बैकअप प्लान होना चाहिए। तो बैकअप प्लान का मीन्स है कि प्लान भी होना चाहिए कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करोगे। क्योंकि उनका मानना हमेशा से ये रहा कि चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपकी हर डिफ़िकल्ट टाइम में अगर आप अर्निंग हैं, खुद सेल्फ अर्न कर रहे हैं, चाहे कम करें, लेकिन अगर कुछ भी आप अर्न कर रहे हैं तो इट विल ऑटोमेटिकली एम्पावर यू टू टेक डिसीजंस इन लाइफ। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 2003 में जब ये सब डिसाइड हुआ तो फिर मैंने उनकी बात मानी। मैंने फिर अपना 2004 में CS कंप्लीट किया। उस सेम ईयर में मैंने LLB का एंट्रेंस दिया। आई गॉट सिलेक्टेड इन दी LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ एडमिशन लिया। इट वाज अ रेगुलर कोर्स, मुझे ऑलमोस्ट हर रोज़ मुझे क्लासेस के लिए जाना पड़ रहा था। और साथ ही साथ में मैंने अपना CS का, क्योंकि मेरा CS कंप्लीट हो गया था, मैंने उसका पार्ट टाइम जॉब शुरू किया। क्योंकि मुझे लगा कि अब क्योंकि मैं प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो गई, ग्रेजुएट हो गई और CS भी मैं हो गई हूँ, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी लेना चाहिए और साथ ही साथ कुछ अर्न भी करना चाहिए, so that I should also finance my studies to at least an extent if not fully। तो वो जॉब मैंने ज्वाइन किया, और मेरा जो मेन फोकस था लाइफ में उस टाइम पे सिविल सर्विसेज की तैयारी, वो मैंने स्टार्ट करी। तो प्रिसाइजली इट वाज ड्यूरिंग से मिडल ऑफ दी 2004, जुलाई अगस्त में अगर हम मान लें, तब से मैंने ये सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। और 2004 से फ्रेंड्स 2007 तक ये तीनों चीज़ें जो हैं मेरी लाइफ में पैरेलली चली। मेरा फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी। देन ऑफ कोर्स मेरे को LLB का एंट्रेंस देके मैंने जो उसमें क्लासेस मेरे को अटेंड करनी थी, उसकी क्लासेस का भी प्रेशर रहता था, और साथ ही साथ में मेरा जॉब पार्ट टाइम था। बट फिर भी मुझे वंस और ट्वाइस इन अ वीक आई वाज सपोज टू अटेंड द ऑफिस विच वाज बेस्ड इन मानेसर एंड देन लेटर ऑन इन गुड़गांव। तो ये सब चीज़ें मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी। बहुत टफ था, ईजी नहीं था, टाइम मैनेजमेंट। एंड देन आई डिड नॉट टेक कोचिंग फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट, क्योंकि मुझे कोचिंग में बहुत ज़्यादा आदत नहीं थी शुरू से पढ़ने में, मैंने 12th तक कोचिंग नहीं ली। कॉलेज में भी हमें उतना कोचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि श्रीराम कॉलेज में जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, उन्हीं की बुक्स हैं जो कॉमर्स के बच्चे पढ़ते हैं। तो हमें उन्हीं की क्लासेस जब कॉलेज में ही अवेलेबल थी, तो आई डिड नॉट टेक एनी कोचिंग पर से फॉर द कॉलेज पर्पस ऑल्सो। सो मुझे उतना आदत नहीं था। बट सिविल सर्विसेज के बारे में, जैसे स्पेशली GS की पढ़ाई,
क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन नहीं था और मैं क्योंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से थी, तो आई वाज नॉट अपडेटेड विद द फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आई हैड टू टेक सम कोचिंग इन पार्ट्स, और उसमें भी टाइम ऑफ कोर्स जाता है, और फिर आपका ट्रैवल टाइम भी जाता है, और फिर आपको खुद भी पढ़ना है। तो ये बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड रहा मेरा। 2006 में मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ ये कि मैंने प्रीलिम्स दिया और मेंस दिया। मेंस में रिटर्न में मैंने अपीयर किया, लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली फाइनल जो हमारा इंटरव्यू कॉल होता है, इंटरव्यू कॉल नहीं आया मेरे को। तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी मच डिसअपॉइंटेड, डीमोटिवेटेड। एक बार तो समझ नहीं आया कि अब क्या करना है क्या नहीं, बट फिर 3-4 दिन का समय मैंने लिया और ये सोचा कि अभी गिव अप करना तो नहीं ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि यू आर नॉट श्योर फर्स्टली फॉर द सिलेक्शन, और सेकेंडली ये भी है कि मुझे कुछ अंदर से रियलाइज़ हुआ कि मेंस में मेरी कमियां क्या रहीं, और मुझे ऐसा लगा कि मैं इनको इम्प्रूव कर सकती हूँ, क्योंकि मेंस इज़ टोटली थ्योरेटिकल एंड इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव, और आपकी आंसर राइटिंग जो है उस पर डिपेंड करता है कि आपका स्कोर क्या होगा। तो मैंने फिर अपने आप को हौसला दिया, आई रिकलेक्टेड ऑल माई एनर्जी, और मैंने ये सोचा कि अब जो मैं ये एग्ज़ाम दूंगी, ये वाला जो मेरा अटैम्प्ट होगा, इट शुड बी माई बेस्ट एंड फाइनल अटैम्प्ट। दिस वॉज इन माई माइंड कि मुझे बाद में अपने ऊपर कोई ग्लानि नहीं होनी चाहिए, कोई अपॉलॉजी मेरे को अपने आप को ना देनी पड़े बाद में कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। तो समय कम था, क्योंकि फाइनल रिज़ल्ट जो इंटरव्यू कॉल नहीं आई, उसके बाद में फिर हमारा प्रीलिम्स ड्यू था। तो प्री की तैयारी मैंने करी, प्री आई क्वालिफाइड, एंड देन व्हेन इट केम टू द प्रिपरेशन ऑफ मेंस, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा चेंज किया। वो चेंज ऐसे किया क्योंकि मैंने पहले पढ़ा हुआ था और मैंने लिखा था, तो मुझे अपने वीक एरियाज पता थे। तो व्हाट आई डिड वाज दैट आई फोकस्ड एंड आई एम्फसाइज्ड ऑन आंसर राइटिंग। फ्रेंड्स, जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उनको मैं ये रिपीटेडली अपने सेशंस में भी बात बोलती हूँ कि आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो मेंस के स्कोर पे ही डिपेंड करेगा। प्रीलिम्स इज़ ऑफ कोर्स क्वालिफाइंग, बट आपका अगर मेंस में स्कोर अच्छा है तो, और अगर इंटरव्यू में बहुत अच्छा नहीं भी आता है तो भी आप क्वालिफाई कर सकते हो। यू कैन गेट अ रैंक ईजिली फॉर सिलेक्शन। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप जो पढ़ रहे हो उसको आपको एक्सप्रेस करना है। तो आप एक्सप्रेस तभी कर पाओगे जब आप रिपीटेडली उसको रिवाइज करोगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इट शुड हैव द मेजर पॉइंट्स ऑफ दैट टॉपिक। उसके लिए जो है आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आंसर राइटिंग फॉर ऑल पेपर्स इंक्लूडिंग द एस्से पेपर। एस्से पेपर भी अभी इस बार जो अभी मेंस एग्जामिनेशन हुए हैं जनवरी में, उसका एस्से पेपर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ, एंड द टॉपिक्स वर क्वाइट फिलोसफिकल। आई मस्ट एडमिट कि वो उनका पैटर्न हर बार वो चेंज करते हैं, बट आप कम से कम लास्ट के 2 या 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देख के यू कैन डेफिनेटली प्रैक्टिस हाउ यू शुड राइट, एंड आपके थॉट्स जो हैं उसको पेपर पे कैसे लिखना है, स्ट्रक्चरिंग और हाईलाइटिंग, ये सब जो है ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने अपने सेकेंड अटैम्प्ट में इस पे ध्यान दिया, और फ्रैंकली मेरा जब मैंने मेंस एग्जामिनेशन लिखा, मुझे ये कॉन्फिडेंस तो आया था कि इस बार मेरा बहुत अच्छा गया है, इंटरव्यू कॉल तो आना चाहिए। मैं फ्रैंकली ये बात एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ, बट आई फेल्ट कि आई हैव डन माई बेस्ट, आई शुड गेट एन इंटरव्यू कॉल। रैंक क्या होगा क्या नहीं ये तो नोबडी कैन जज, बट एटलीस्ट आई हैड दैट प्रिपरेशन इन माई माइंड कि आई शुड बी गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल। तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एंड मीनवाइल मेंस का रिजल्ट आया, एंड आई वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। और इंटरव्यू जब मेरा आया रोल, मतलब व्हेन आई गॉट टू नो द शेड्यूल, तो इट वाज इन द अर्ली डेज, और सेंटर मेरा था यूपीएससी जो शाहजहाँ रोड पे मेन ऑफिस है, वहीं पे मेरा कमीशन में ऑफिस में ही मेरा इंटरव्यू था। तो जब मैं वहाँ गई तो उस टाइम में चेयरमैन सर थे डीपी अग्रवाल जी। तो डीपी अग्रवाल जी का बोर्ड में मेरा स्लॉट आया कि आई हैड टू अपीयर। तो मैं फ्रैंकली बता रही हूँ कि उस टाइम में ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट पर्सन फॉर द इंटरव्यू पर्पस। तो जनरली क्या होता था कि कैंडिडेट्स पहले ही अगर डीपी अग्रवाल सर का अगर बोर्ड है सुन लेते थे, तो दे यूज टू गेट डीमोटिवेटेड कि अब तो बहुत ज़्यादा आएंगे ही नहीं मार्क्स।
तो अब मेरे को भी ऑफ कोर्स जब मुझे पता लगा कि उनका है तो मुझे वही लगा कि पता नहीं क्या होगा, बट देन आई थॉट कि अब जब यहाँ तक पहुँची हूँ तो कुछ तो क्वालिटी होगा, कुछ तो स्ट्रेंथ है मेरा कि मैं यहाँ तक आई हूँ। तो जितना मुझे आता है मैं उसमें अपना बेस्ट दे के जितना टाइम मेरे को इंटरव्यू बोर्ड देगा उसमें आई विल गिव माई बेस्ट। तो मेरा इंटरव्यू के लिए जब मेरा नंबर आया तो वहाँ पे जब मैंने एंटर किया तो बहुत ही एक डिग्निफाइड साइलेंस थी रूम के अंदर, एंड देयर वर 5 मेंबर्स इन द बोर्ड एंड विद 1 लेडी मेंबर इन द बोर्ड। एंड मुझे फ्रैंकली ऐसे लगा कि मैं किसी कोर्ट रूम में पेश हो रही हूँ। मेरे को कंफर्टेबल नहीं उतना था एनवायरनमेंट, एंड देयर वाज अ नोट पैड एंड अ पेन पुट ऑन द टेबल। सो आई थॉट कि पता नहीं शायद कुछ सॉल्व ना कराएं। तो एनी हाउ मैथ्स एंड कॉमर्स के मेरा बैकग्राउंड रहा है तो मुझे लगा हो सकता है कि कुछ पूछ भी लें बैलेंस शीट के बारे में या वट एवर। तो देन इट स्टार्टेड एंड 3-4 चीज़ें मुझे लगता है कि जो इंटरव्यू बोर्ड है उन्होंने समझने की कोशिश करी जब उन्होंने मेरे से बात करी। एक तो ये कि मैं प्राइवेट सेक्टर में, क्योंकि मेरे CV में लिखा हुआ था कि आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम श्री राम कॉलेज एंड आई एम अ CS LLB, ये मेरे फॉर्म में लिखा हुआ था। तो पहला तो उनका क्वेरी यही था कि ये शिफ्ट प्राइवेट सेक्टर से आप अब इतना क्वालिफाई करने के बाद आप क्यों आ रहे हो। इनफैक्ट वन ऑफ देम इवन कमेंटेड दैट यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर बीइंग इन द सिविल सर्विस। तो देन आई मेंशन माय आइडिया कि मैं क्यों आना चाहती हूँ, व्हाट इज़ माय एम, व्हाट इज़ माय मोटिवेशन टू बी हियर। एंड देन सेकेंड थिंग उन्होंने ये बात पूछी कि आपकी एजुकेशन स्कूलिंग सब दिल्ली में हुई है और दिल्ली NCR हरियाणा में ही आपका फैमिली पूरा बेस है। हाउ डू यू विजुअलाइज योर सेल्फ वर्किंग इन अ रूरल एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको काडर कोई भी मिल सकता है इन IAS IPS इवन बाकी सर्विस में भी, रेवेन्यू में भी। इट इज़ नॉट श्योर दैट यू विल बी पोस्टेड इन मेट्रो सिटीज़। तो मैंने उनको पोलाइटली यही जवाब दिया कि सर एंड मैम, आई फुल्ली एक्नॉलेज दिस फैक्ट and because of the reason that I want to do something for my nation and society, I have chosen to be part of the civil services. So ये जो challenges जो आएंगे लाइफ में, इनको मुझे पता है कि challenges फेस करने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मुझे खुशी इस बात की होगी कि मैं अपने देश के लिए और लोगों के लिए कुछ कर पाई। And that is the reason I am shifting from the corporate sector to the government, to the civil services. तो उनको थोड़ा लगा, they were quite convinced, I could guess. And then there were few questions on Indian polity and मेरी हॉबीज़ के बारे में उन्होंने पूछा। इनोवेटिव कुकिंग मैंने अपना एक हॉबी लिखा हुआ था, तो उन्होंने बोला कि आपने कुकिंग नहीं, इनोवेटिव कुकिंग क्यों लिखा है। तो मैंने बोला उनको कि सर मुझे लगता है कि कुकिंग तो एक पैशन है। सो मैंने इनोवेटिव उसको इसलिए लिखा क्योंकि मैं घर में कोशिश करती हूँ कि विदाउट हैविंग मच इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द मार्केट, जो घर में सामान अवेलेबल है, अगर कुछ लेफ़्ट ओवर भी है कि सुबह नाश्ता बनाया और दिन में अगर सेम खाना नहीं खाने का मन है तो उसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सो वो सब मैंने उनको फिर अपने 2-3 डिशेस के बारे में बताया एंड दे ऑल फेल्ट अम्यूज्ड कि हाँ, मतलब कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रही हैं। सिंगिंग वो हैज़ बीन वन ऑफ माई हॉबी, डांस, म्यूज़िक, तो ये सब के बारे में डिस्कस हुआ। एंड देन फाइनली उन्होंने, आई थिंक टुवर्ड्स द एंड, दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि व्हाट इज़ वन थिंग जो आप चेंज करना चाहोगे सिस्टम में। तो मैंने उनको बड़ी पोलाइटली फ्रैंकली बोला कि सर आई डोंट थिंक कि एट दिस मोमेंट आई कैन जज दी वन थिंग विच आई वुड लाइक टू चेंज इन द सिस्टम। आई वुड ओनली अटेम्प्ट कि मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होगी वो वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उसको और बेहतर तरीके से मैं किस तरीके से बेनिफिशरीज तक ले जा पाऊँ, उन लोगों तक ले जा पाऊँ जिनके लिए वो बनी है। ये मेरी कोशिश रहेगी हर पोस्टिंग में। दिस इज़ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेयर आई एम, वेदर आई एम इन एन अर्बन एरिया, वेदर आई एम इन अ रूरल एरिया, वेदर आई एम इन अ डिपार्टमेंट और इन अ फील्ड पोस्टिंग। ये मेरी कोशिश हमेशा रहेगी। तो इस तरीके से माई इंटरव्यू वेंट ऑन फॉर लाइक 35 ऑड मिनट्स एंड करने के बाद मुझे लगा कि रीजनेबली वेल गया है। बहुत अच्छा तो नहीं मैं रेट करती, बट इट वॉज एन एवरेज काइंड ऑफ एन इंटरव्यू। सो उसके बाद में फिर थोड़ा ब्रेक भी इंसान लेता है कि अभी इंटरव्यू किया है तो 1 वीक 10 डेज़ का ब्रेक। एंड देन यू ऑल्सो थिंक कि आपकी अब आगे क्या करना है, क्योंकि अगर इंटरव्यू
में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है देन यू आर फाइनली सिलेक्टेड इन द लिस्ट, बट अगर नहीं होगा तो क्या आपको थर्ड अटैम्प्ट देना है नहीं देना है। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी मच कन्फ्यूज्ड एंड मेरा जॉब भी चल रहा था, LLB हो चुका था मेरा, एंड आई शिफ्टेड माई जॉब मीनवाइल। जब मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में जब दे रही थी उस टाइम में मैंने अपना जॉब चेंज किया, एंड अब जो मेरा जॉब प्रोफाइल था वो थोड़ा मोर डिमांडिंग था एज अ CS। सो दिस वॉज मोर डिमांडिंग, आई वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रैवल मोर फ्रिक्वेंटली टू माई ऑफिस। तो मेरा थोड़ा फोकस उस पर शिफ्ट हुआ, लेकिन ये बैक ऑफ द माइंड में मेरा था कि मेरा अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो मुझे क्या करना है। तो दिस वॉज गोइंग ऑन, एंड थैंकफुली with the blessings of Almighty, support of my parents, family, and मेरा अपना हार्ड वर्क, आई थिंक दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से मैं क्वालिफाई किया। एंड आवर रिज़ल्ट वॉज अनाउंस्ड इन May 2008। आई रिमेंबर इट वॉज 12th of May 2008। दिन का मतलब लेट आफ्टरनून, आई कैन से अराउंड 4-5 o'clock का टाइम के आसपास का समय था, और जिसमें मुझे अपने रिज़ल्ट के बारे में पता लगा। तो अगर मैं बात करूं कि कैसा वो दिन था 12 मई 2008, तो उन दिनों फ्रेंड्स इतना हमारे पास सोशल मीडिया का एक्सेस नहीं था। हमारे घर में कंप्यूटर था, बट उसमें भी इंटरनेट, वो जो वाइट कलर के कंप्यूटर्स होते थे हैवी वाले, उसमें भी इंटरनेट वी यूज़ टू हैव फॉर लिमिटेड आवर्स, वो सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था। पर मोबाइल फ़ोन्स भी इंडिपेंडेंट नहीं थे। आई वॉज शेयरिंग माई मोबाइल फ़ोन विद माई सिस्टर जस्ट फॉर द पर्पज़, क्योंकि जिस दिन उनका क्लास होता था घर से बाहर लेट वाला, तो जो उस दिन उनको मिलता था, जिस दिन मेरा होता था तो मैं उसको कैरी करती थी, जस्ट सो दैट आई एम इन टच विद माई पेरेंट्स एंड फैमिली। तो मेरे एक स्पेशल फ्रेंड ने, उन्होंने UPSC, उनको पता लगा कि शायद रिज़ल्ट आया, तो आई वॉज़ नॉट एबल टू गेट द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो वेबसाइट पे भी शायद थोड़ा मेरा एक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो ही वेंट टू द UPSC एंड उन्होंने वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड लगता है वहाँ पे मेरा नाम देख के मुझे फ़ोन किया कि हमारा सिलेक्शन हो गया। एंड इट वाज द सेकेंड थिंग विच ही सेड वाज 13th रैंक है। तो फर्स्टली आई डिड नॉट बिलीव कि 13th नहीं, मैंने बोला आगे पीछे कुछ होगा, 113 होगा, 213 होगा, बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग सिलेक्शन, बट इतना हाई रैंक आएगा मुझे ये विश्वास नहीं था। फ्रेंकली आई डिड नॉट गेस इट। तो देन ही सेड नहीं यही है। तो आई वॉज ओवर जॉयड, एंड मैंने मीनवाइल अपने कंप्यूटर में भी चेक किया लिस्ट में, तो 13th रैंक सोनल गोयल विद माई रोल नंबर वो उसमें लिखा हुआ था। सो जिस टाइम पे मुझे एक्चुअली फ़ोन कॉल के थ्रू रिज़ल्ट पता लगा, तो उसके थोड़े टाइम बाद ही कंप्यूटर में भी इंटरनेट के थ्रू मुझे रिज़ल्ट कंफर्म हुआ और मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा। आई वॉज सो मच हैप्पी, इलेटेड, इमोशनल मोमेंट भी था वो। और हुआ क्या कि उस टाइम में मेरे दोनों ही पेरेंट्स, मम्मी एंड पापा, दोनों घर पे थे। तो मैंने जैसे ही उनको बताया, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट मोमेंट, दैट वी वर इमोशनल, एंड एक सेंस ऑफ कंटेंटमेंट लगा कि इतने साल जो सपना देखा, जिसके लिए हम सब ने मिलके मेहनत करी, वो आज हम उसको हासिल कर पाए। और पापा, मम्मी, मेरा ब्रदर, सिस्टर, मेरी उस टाइम में सिस्टर की मैरिज के बाद शी हैड मूव टू अ फॉरेन लोकेशन फॉर सम टाइम। तो सिस्टर मेरी उस टाइम पे नहीं थी, बट मेरा ब्रदर और पापा मम्मी सब घर पे ही थे। तो बहुत एक चेरिशेबल मोमेंट रहा है वो लाइफ का। और उसके बाद फिर दीज न्यूज़ चैनल्स एंड मैगज़ीन वाले जो ग्रुप्स हैं, दे अप्रोच्ड मी द सेम डे। और 2-3 दिन तो एक्चुअली वो जो यूफोरिया है वो सेटल होने में ही आपको लग जाता है। यू फील लाइक यू हैव बिकम अ सेलिब्रिटी, एंड लोग आपको एक अलग तरीके से आपका जो है स्टेचर रिस्पेक्ट वाइज हो जाता है। स्कूल से कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज आना, फ़ोन आना प्रिंसिपल मैम का, कॉलोनी में जहाँ हम रहते हैं रिलेटिव्स के फ़ोन आना बधाई देने के लिए मेरे पेरेंट्स को, मुझे। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी यादें हैं। और एक एक्सपीरियंस मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, विशेष रूप से जब मेरा एग्ज़ाम था,
तो क्योंकि मैंने बताया कि एक बिज़नेस क्लास फैमिली हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं, तो उतना प्रोग्रेसिव, अब तो ऑफ कोर्स बहुत चेंज आया सोसाइटी में, लेकिन उस टाइम में इतना ये नहीं था कि हमारा एक ट्रेंड ये था कि लड़कियां ग्रेजुएशन तक पढ़ें और उसके बाद उनकी मैरिज कर दी जाए। उसके बाद वो जो फैमिली है जहाँ पे मैरिज हुई है वो डिसाइड करें, वो मिलके डिसाइड करें कि आगे उनको जॉब करनी है या क्या करना है या घर संभालना है टोटली। तो जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो कुछ ऐसे भी कमेंट्स सरकाज़म के सुनने को मिले मेरे को, मेरे पेरेंट्स को, कि ये तो स्पेशली मेरे फादर को, कि ये पता नहीं अपनी बेटियों को क्यों इतना पढ़ा रहे हैं, ये क्या करेंगी इतना पढ़ के। तो पापा का ये उनको जवाब रहता था कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें हर बच्चे को देना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मेल है या फीमेल है। तो मैं अपनी बेटियों को, दोनों बेटियों को इस लायक बनाऊंगा कि वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने की क्षमता रखें, वो इकोनॉमिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आगे जो होगा वो उनकी डिसीजन अपने खुद के हैं अपनी ज़िंदगी के लिए। तो ये बातें बहुत पॉजिटिवली नहीं ली जाती थी एक्सटेंडेड फैमिली में, रिलेटिव्स के बीच में। और आई हैड एक्चुअली सोशली कट ऑफ फ्रॉम माई फैमिली इन द सेंस कि मैं कोई सोशल ओकेजन्स नहीं अटेंड कर पाती थी, कोई फेस्टिवल्स आए, इवन घर में भी अगर रिश्तेदार आते थे तो मेरा जो स्टडी रूम था दैट वाज एट द फर्स्ट फ्लोर। डेलिबरेटली मैंने इसको नीचे से, पहले नीचे पर हमारा जो कॉमन स्टडी रूम था हम तीनों सिबलिंग्स का, मैं फिर वहाँ से ऊपर शिफ्ट हो गई थी, बिकॉज आई वॉज वेरी मच सो एज टू से कंजूस फॉर माई टाइम। आई वॉज वेरी मच सेल्फिश कि मेरे को 24 घंटे हैं, 24 घंटे मुझे IAS की पढ़ाई भी करनी है, मुझे लॉ के भी एग्ज़ाम्स देने हैं, मेरी नौकरी भी है, उसके साथ साथ मुझे रेस्ट भी चाहिए, खाना भी खाना है। तो वो सब को मद्देनज़र रखते हुए आई जनरली हैड नो टाइम टू वेस्ट और सो एज टू से टू डिवोट टू दीज थिंग्स। और जो एक सेल्फिश नेचर मेरा बन गया था अपने, क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करना था, उसके लिए जो सपोर्ट, जो सैक्रिफाइस मेरे पेरेंट्स ने किया, मेरे पापा, क्योंकि मेरा स्टडी जो पैटर्न था कि मैं रात को लेट नाइट पूरी रात पढ़ती थी और मैं सुबह सोती थी 7 बजे। तो रात तक भी मेरी मम्मी का रहता था कि जब तक भी वो उठ सकती हैं शी वुड टेक केयर कि आई एम ईटिंग प्रॉपरली, रात को दूध देना। और सुबह का फिर ड्यूटी रहता था मेरे फादर का कि मैं सोने से पहले कुछ खा पी के सोऊं, बिकॉज फिर वो गैप आ जाता है। फिर मैं 12 बजे उठती थी, 7 बजे सो के 12 बजे उठ रही हूँ, फिर मैं फ्रेश होके देन आई वुड अगेन स्टडी फॉर माई सिविल सर्विसेज। तो इसमें इनका जो डेली बेसिस पे जो सेक्रीफाइस रहा, उन्होंने भी कई फंक्शंस को अटेंड नहीं कर पाए इस चक्कर में कि अगर कहीं आउट स्टेशन जाना है तो पीछे से 2 दिन भी अगर ख़राब हो रहे हैं तो बच्चे अपने आप कैसे पढ़ेंगे। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दोनों सिबलिंग्स के लिए भी उन्होंने इतना ही सेक्रीफाइस किया है। उनको मेरी सिस्टर CA के एग्ज़ाम दे रही थी, उसका ध्यान रखना, एंड माई यंगर ब्रदर ऑल्सो। दैट टाइम ऑफ कोर्स ही वॉज इन कॉलेज, ही हैड स्टार्टेड हिज प्रिपरेशन फॉर CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के, वो उसमें एनरोलमेंट किया था। तो बहुत स्ट्रगलिंग फेस रहा हमारा एज अ फैमिली। बट आज जो हमने उस टाइम पे मेहनत करी, उस टाइम पे जो हमारा स्ट्रगल रहा, उसका रिज़ल्ट यही है कि कुछ ना कुछ हम लाइफ में बन पाए, तीनों ही बन पाए। और स्पेशली हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सपोर्ट किया है उसकी वजह से ही मुझे लगता है कि मैं आज भी यहाँ पे हूँ। तो ये मेरा जो जर्नी मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ कि कैसे मैंने सिविल सर्विसेज के बारे में सोचा, तैयारी कैसे की, और मेरा डे ऑफ सिलेक्शन। तो ये बहुत एक मेरी लाइफ में टफ़ पीरियड रहा, बट इसने मुझे चैलेंजेस के साथ साथ एक स्ट्रॉन्गर वर्जन भी बनाया, स्ट्रॉन्गर पर्सन भी बनाया कि चैलेंजेस को कैसे हमें फेस करना है। और इसी को, इस जो स्ट्रेंथ को मैंने डेवलप किया अपनी तैयारी के दौरान, इसको फिर मैंने आगे अपनी लाइफ में जब मेरी पोस्टिंग्स हुई, जब मैं ऑफिसर बन के, जब मैंने अपना काडर ज्वाइन किया, जब मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में गई, उसके बाद इंडिपेंडेंट पोस्टिंग्स में गई, तो ये ओवर अ पीरियड मेरी जो पर्सनालिटी में चेंजेस आए हैं, मुझे लगता है ये इसीलिए आए हैं क्योंकि जो चैलेंजेस हैं लाइफ के, जो स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं एंड दे हेल्प यू
reinvent yourself, rediscover your strengths and weaknesses, and they enable you to deliver even better, to become a better version. जैसे हम quote सुनते हैं ना, that you can become a better version of yourself every day. तो लिटरली मैंने रोज़ कुछ नया सीखा, रोज़ कुछ नया करने की कोशिश करी, दिक्कतें बहुत आई, बट उन सब सिचुएशंस ने, सर्कमस्टांसेस ने मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाया, और इस काबिल मैं बन पाई कि मैं उनको फेस करते हुए अपनी लाइफ में जिस मकसद से मैं सिविल सर्विसेज में आई थी उसमें एटलीस्ट टू एन एक्सटेंट उसको पूरा कर पाऊँ और लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो ये मेरा पार्ट रहा कि किस तरीके से मैंने सिविल सर्विसेज में एंट्री की। और फिर एक और पार्ट जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी, मेरी पर्सनल लाइफ इन द सेंस कि जब मैंने काडर ज्वाइन किया, मेरी शादी हुई, तो किस तरीके से एज एन ऑफिसर, एज अ लेडी ऑफिसर किस तरीके से चेंजेस आए, उनके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग त्रिपुरा, क्योंकि मेरा काडर त्रिपुरा था, तो आई वॉज सपोज टू जॉइन माई डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इन 2009 जून। तो मेरा उससे पहले मेरा मैरिज हुआ, जून 2009 में ही मेरा मैरिज हुआ। सो जून 2009 में मेरी मैरिज हुई, और उसी मंथ में आफ्टर अ गैप ऑफ 15 डेज़ मैंने त्रिपुरा ज्वाइन किया फॉर माई डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। और जो मैंने एक बात बताई थी कि जो मेरा सिलेक्शन हुआ उसकी न्यूज़ मुझे एक स्पेशल फ्रेंड ने मुझे कन्वे की थी। तो आई गॉट मैरिड टू हिम, हिज नेम इज़ आदित्य यादव। दैट टाइम ही वॉज इन प्राइवेट सेक्टर, एंड फ्रेंकली ही हैड been a support for me during my entire preparation time, even though उनका भी same background था, commerce graduate, and then he also was a CS LLB, similar background as mine। तो उन्होंने लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपना जॉब शुरू कर दिया था। तो एक चैलेंज हमारा शुरू से ये रहा कि वो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ दिल्ली NCR में बेस्ड थे और मैं त्रिपुरा में थी। तो मेरी पोस्टिंग हुई वहाँ पे, मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट करी, फिर मैंने फ़ेज़ 2 किया, फिर आई वेंट फॉर माय इंडिपेंडेंट पोस्टिंग ST अम्बासा, मेरी पोस्टिंग रही धलाई डिस्ट्रिक्ट में। सो शादी की 2-3 साल निकले, तो उनको थोड़ा लगा कि मैं हमेशा वहाँ पे हूँ, और उनका प्रोफाइल ऐसा नहीं था कि वो त्रिपुरा आ सकते थे, उनका ऐसा कोई पोस्टिंग पॉसिबल नहीं था प्राइवेट सेक्टर में रहते हुए। तो उन्होंने खुद ये सोचा, उनका ये खुद का मोटिवेशन था, इनर मोटिवेशन था कि वो सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करें, ताकि हम अगर वो गवर्नमेंट सर्विस में आ जाते हैं तो किसी तरह हम साथ में रह पाएँ और फैमिली लाइफ थोड़ी सी सेटल हो जाए। बिकॉज लॉन्ग टर्म में इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट, इट सीम्ड वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे अलोन फॉर ऑल थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि आगे फैमिली एक्सपेंशन भी होता है। तो इट वॉज सीमिंगली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो देन ही फ्रेंकली ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2011 में। उस टाइम में वो ENY में थे, अर्न्स्ट एंड यंग में, गुड़गांव में, वहाँ पे उनका जॉब था। तो बहुत हेक्टिक वर्किंग आवर्स रहते हैं, बहुत डिमांडिंग उनका प्रोफाइल था। ही वॉज इनटू द कॉर्पोरेट लीगल ब्रांच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट अटैम्प्ट दिया उनका, फ्रैंकली उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। देन सेकेंड अटैम्प्ट उन्होंने दिया, उसमें ही गॉट इनटू डैनिप्स, जो दिल्ली अंडमान की पुलिस सर्विस होती है, उसमें सिलेक्शन हुआ। थर्ड अटैम्प्ट जब उन्होंने दिया तो ही गॉट इनटू द इंडियन रेवेन्यू सर्विस, कस्टम्स एंड एक्साइज। सो दैट वाज इन 2013, एंड इट वाज ऑल ड्यू टू हिज एफर्ट्स कि फैमिली को भी मैनेज करना है, अपना जॉब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, जॉब पे भी जा रहे थे। ऑफ कोर्स ही टुक सम लीव, बट दैट वाज फॉर अ लिमिटेड पीरियड, और ये एग्ज़ाम का प्रेशर अपने आप में बहुत रहता है। तो ये सब मैनेज करते हुए इट इज़ एक्चुअली हिज डेडिकेशन दैट ही कुड क्वालिफाई। और सेम ईयर में 2013 अप्रैल में माई डॉटर वॉज बॉर्न, माई फर्स्ट चाइल्ड शी वॉज बॉर्न। तो मैंने ही उनको बोला कि अब बहुत हो गया, अब लेट अस सेटल फॉर दिस, बिकॉज IRS इज़ ऑल्सो अ गुड सर्विस इन द सेंस कि उसमें भी काम करने का बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंड क्योंकि हम दोनों ही कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो हमें ये लगा कि हमारा बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं, बिकॉज बाय दैट टाइम ही हैड ऑलरेडी वर्क फॉर ऑलमोस्ट 8-10 ईयर्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो ये भी लगा कि ये इनका जो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है ये भी IRS में काम आएगा। तो देन ही जॉइंड हिज बैचेस 2014 में, जो फाइनल रिजल्ट है उसमें ही जॉइंड हिज सर्विस। एंड फिर ट्रेनिंग उनकी एक तो नासिन फरीदाबाद, एंड देन सम पार्ट वाज इन आई थिंक हैदराबाद, ऐसे उनका ट्रेनिंग रहा। मैं उस टाइम में फिर त्रिपुरा में ही थी, आई वॉज हैविंग माई फील्ड पोस्टिंग्स।
सो ये जो पूरा पीरियड रहा 2009 से 2016 तक, इसमें आई वॉज ऑलवेज अलोन इन द सेंस कि मेरे त्रिपुरा में पोस्टिंग था, मेरे हस्बैंड यहाँ पे थे, फैमिली यहीं पे थी। आना जाना रहता था, कभी मैं आती थी, कभी मेरे हस्बैंड आते थे, कभी पेरेंट्स आते थे। मदर की मेरी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, शी वॉज हैविंग अ किडनी एलिमेंट, उनका रीनल फेलियर डिटेक्ट हुआ था 2010-11 में, तो शी वॉज नॉट एबल टू मूव मच। इट वॉज़ माई फादर हु वॉज मूविंग, मतलब मेरी जहाँ भी पोस्टिंग होती थी पापा हमेशा आते थे, मुझे सेटल कराते थे। मतलब जो एक रोल एक मदर का होता है और जो एक रोल एक स्पाउस का होता है टू टेक केयर ऑफ द अदर पर्सन, अदर पार्टनर, वो रोल मेरे फादर ने एक्चुअली निभाया। क्योंकि मेरे हस्बैंड का पहले तो जॉब में इतना छुट्टी नहीं मिलता था, फिर जब वो सिलेक्शन हुए तो ट्रेनिंग में थे, तो ट्रेनिंग में भी यू कांट टेक सो मैनी लीव्स। तो वो सब डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए मैंने इसको वहाँ पे काम भी किया त्रिपुरा में, और कोशिश करी कि फैमिली लाइफ को भी मैं बैलेंस करूं। और फिर उसके बाद मैं हरियाणा आई 2016 में, जुलाई में, इंटरकार एडेप्टेशन। हरियाणा में जब मैं आई तो मेरी पोस्टिंग्स रही फरीदाबाद में, झज्जर में और गुरुग्राम में। दे वर क्वाइट नियर टू दिल्ली, सो थोड़ा सा एक रिस्पाइट फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मिला। लेकिन साथ ही साथ ये चैलेंजिंग प्रोफाइल्स थे बहुत, क्योंकि मैं जैसे त्रिपुरा से एकदम से शिफ्ट होके आई थी, तो मैंने यहाँ कभी काम नहीं किया था। इवन दो आई बिलोंग टू दिस प्लेस, बट इट वाज वर्क कल्चर डिफरेंट होता है हर स्टेट का। हरियाणा और त्रिपुरा में लोगों का रहन सहन, उनका कल्चर, उनका लैंग्वेज, और the way the people deal with the administration, that is also different. So I took some time to adjust to the changed environment, but मुझे frankly बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आई क्योंकि शायद त्रिपुरा में भी मैंने हमेशा फील्ड में काम किया हुआ था, तो that experience also helped me here. And one more thing which I always had tried to do in my postings is to have the कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। मतलब एक तो टीम बिल्डिंग कि जिस ऑफिस से मेरी पोस्टिंग है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करना, और दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को ध्यान में रखते हुए उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना। तो बस यही सब को ध्यान में रखते हुए आई केप्ट ऑन वर्किंग, और 2020 तक मेरा टेन्योर रहा यहाँ पे हरियाणा में। Meanwhile 2019 में my second child was born. I was blessed with my second child, a son. तो उस टाइम में मैं थोड़ा पीरियड मैटर्निटी लीव पे रही, बट देन आई हैड क्वाइट सेटिस्फाइंग प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस ऑल्सो एज पार्ट ऑफ द हरियाणा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। और उसके बाद में फिर मैं त्रिपुरा में मैंने दोबारा ज्वाइन किया, एंड मेरा जो प्रेजेंट प्रोफाइल है एज रेजिडेंट कमिश्नर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट बिकॉज वी वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे मॉनिटरिंग करना स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन का, प्लस लाइजनिंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिलीज ऑफ फंड्स, कुछ इश्यूज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, प्लस प्रोटोकॉल, VIP VVIP विजिट्स, एनी स्टेट फंक्शंस टू बी अटेंडेड इन दिल्ली, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे रहती हैं। तो ये कुल मिला के जो अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो लगभग 14 साल हो गए गवर्नमेंट सेक्टर में, और उससे पहले 3 साल का मेरा प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो 16-17 साल हैं, मुझे लगता है कि मैं एज एन इंडिविजुअल, मैं एज सोनल गोयल, जो सोनल गोयल 2003-4 में थी और जो सोनल गोयल आज है, मुझे लगता है उसमें बहुत फ़र्क है। From a girl who had never moved and stayed in a hostel to becoming an officer and serving in the remotest part of the country in 2009-10, and then to an officer with an experience of 13-14 years in field and working for the state governments, both Tripura and Haryana. I think there has been many learnings, और इतना मुझे जो एक्सपीरियंस मिला, विशेष रूप से 2 राज्यों में काम करके जो मुझे एक वाइड एक्सपोजर मिला है, आई थिंक आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी फॉर हैविंग गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी। और
मैंने हमेशा चैलेंजेस को अपनी स्ट्राइड में लिया है। इट इज़ एक्चुअली चैलेंजेस सबकी लाइफ में आएंगे। आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप उसको मान लीजिए कि अब चैलेंजेस आ गए, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, एंड यू फील योरसेल्फ, यू मेक योरसेल्फ डीमोटिवेटेड एंड यू जस्ट लीव थिंग्स। एक तो ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि चैलेंज मिला है तो उसको फेस करना है और आगे बढ़ना है। तो मैंने हमेशा चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके उसमें क्या बेस्ट हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसको हमेशा मैंने कोशिश की है उसको सॉर्ट आउट करना, स्ट्रेटजाइज करना, दैट हाउ आई कैन डू माई बेस्ट इन द गिवन सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस। इसीलिए शायद मैं सर्वाइव कर पाई। और जो हम बात बोलते हैं कि विनर्स नेवर क्विट एंड दोज हु क्विट दे विल नेवर विन। सो मेरे भी केस में शायद यही बात है कि मैंने कभी क्विट नहीं किया, इसीलिए शायद मेरी जर्नी में इतने सारे लैंडमार्क अचीवमेंट्स भी रहे, लोगों के लिए कर पाई, रिकग्निशन भी मिला, फेलिसिटेशन भी मिला। और जो एक कनेक्ट है वो कनेक्ट मेरा आज भी है लोगों के साथ। आई थिंक दिस इज़ माई जर्नी एंड आई रियली फील हैप्पी व्हेन पीपल से दैट शी हैज़ बीन अ पीपल्स एडमिनिस्ट्रेटर, विच इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एज पार्ट ऑफ सिविल सर्विस। कि लोग आपको रिकग्नाइज़ करें, लोग आपको सपोर्ट करें और आप लोगों तक अपना जुड़ाव दिखाते हुए काम करो। आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मी बीइंग इन द सिविल सर्विस, और मैं काफ़ी हद तक उसको कर पाई। सो होप फ्रेंड्स आपको मेरे एक्सपीरियंसेस से कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। एक ही रिक्वेस्ट मैं एज एन एडमिनिस्ट्रेटर सबसे करती हूँ, यूथ से स्पेशली करती हूँ, कि आप जो भी प्रोफेशन चूज़ कीजिए, चाहे आप ऑफिसर बनिए, चाहे आप मेडिकल प्रोफेशन में जाइए, चाहे आप साइंटिस्ट बने, ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी एंड द पीपल अराउंड यू एंड गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर मेकिंग द नेशन प्राउड। हम ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ करें तभी हम देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप दूसरों की लाइफ में इम्पैक्ट ला सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सो जो हम बात सुनते हैं ना कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, महात्मा गांधी जी ने जो बात बोली, तो बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, एंड यूथ ऑफ आवर कंट्री एक्चुअली हैज़ द पावर टू इनोवेट, टू लीड एंड टू bring the country at the international level and bring the laurels to the country at various international platforms. So I hope कि I can see many of you and most of you as part of the Officers on Duty episode sometime in near future, and my best wishes to all of you.